अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फ़ॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ना ही सिर्फ फ़ॉरेन एजुकेशन बल्कि इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि जो एम्बेसी में टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही होती हैं मैं उनको भी कवर करूँ वीडियोस की फॉर्म में एंड आप दोस्तों तक टाइमली पहुँचाऊँ। बिसाइड दिस जो डिफरेंट कंट्रीज़ अपने वर्क परमिट्स इशू कर रही होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी भी जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके वीडियोस की फॉर्म में इस चैनल पे पोस्ट करूं। तो अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस जब भी मैं फ्यूचर में पोस्ट करूं वो आपको टाइमली मिल सकें एंड आप उनको उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर सकें, अपना केस उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर सकें। बिसाइड दिस वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। गाइस, हम ज़्यादा टाइम इंट्रो में ज़ाया नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है कि हम ऑस्ट्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रिया का कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रिया में पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। बिसाइड दिस यहाँ पे लिविंग कॉस्ट हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि फ़ीस ले रही है तो वो फ़ीस कितने तक होती है पर ईयर या पर सेमेस्टर वटेवर, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रिया के केस में अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। जो इंडियन दोस्त हैं वो इसके अकॉर्डिंगली अपनी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में एंड उसके हवाले से अपनी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट बैंक स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ की जॉब मार्केट को स्टडी करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी जॉब्स की मार्केट कैसी है हम उसको डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे एंड एट लास्ट हम कवर करेंगे कि यहाँ पे साल में कितनी इनटेक्स ली जाती हैं एंड उसके अलावा पीआर का क्या प्रोसेस है, पीआर का क्या सिनेरियो है, क्या वो आसानी से मिल जाती है या नहीं मिलती। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें हमने डिस्कस करना था कि आपको ऑस्ट्रिया को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, ऑस्ट्रिया के बेनिफिट्स क्या हैं। अब गाइस, ऑस्ट्रिया के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि इसको दूसरी कंट्रीज से डिफरेंट बना देता है एंड एक स्टूडेंट को मजबूर करता है कि वो इस कंट्री को सेलेक्ट करे फॉर हिज और हर हायर एजुकेशन। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है। आप में से कई सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि मैं फ़लानी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आइल्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आइल्स के हवाले से इन शॉर्ट आप लोग को कन्फ्यूजन होती है। तो गाइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रिया के केस में आप दोस्तों को आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आइल्स यहाँ पे टोटली एग्जेम्प्टेड है एंड आइल्स के बिना आप अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं। जो दोस्त मास्टर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आई मीन जो मास्टर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं, जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, उन दोस्तों के लिए तो एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे कई सारे मास्टर्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं एंड आप उनमें ख़ुद को इनरोल कर सकते हैं। तकरीबन हर फील्ड से ही रिलेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एंड आप उनको उनमें अपना एडमिशन हासिल कर सकते हैं। जो बैचलर्स के दोस्त हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे बैड न्यूज़ होगी कि बैचलर्स में जो प्रोग्राम्स हैं वो लिमिटेड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कई सारे प्रोग्राम्स हैं ऑस्ट्रिया में एंड उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं वो थोड़े से कम हैं एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी जो चॉइसेस हैं वो कम हो सकती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टल से मिल जाएंगी। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसकी वेबसाइट विज़िट करें,
वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो दोस्त अब आप में से कई सारे दोस्त होंगे कि उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो इससे, वो हो सकता है उस अदर लैंग्वेज की तरफ भी चले जाएं, बस उनका ड्रीम है कि वो यूरोप में जाएं एंड यूरोप का हिस्सा बने। उन दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि अगर आप किसी और लैंग्वेज के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल आप ऐसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं अवेलेबल उस कोर्स में, एंड आपको मजबूरन किसी और लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, तो दैट अदर लैंग्वेज विल बी जर्मन। एंड यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जर्मन का एक सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब भी आप एडमिशन हासिल करना चाह रहे होंगे उस टाइम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो मेन पॉइंट है कि शेंजन स्टेट है, एंड अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा मिलता है तो आपके पास 26 से 27 और ममालिक का इख्तियार आ जाता है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम पीरियड आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टे नहीं कर पा रहे होंगे, बट स्टिल समहाउ आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर वर्क नहीं करवाना पड़ता कि फॉर एग्जांपल आपको हफ्ते की छुट्टी हुई है तो आप इजीली वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। इसको भी एक पर कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल ऑस्ट्रिया को देखें तो अगर यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उनमें कोई फ़ीस आपसे चार्ज हो रही है तो वो फ़ीस बहुत मैनेजेबल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसको मैं आगे टॉपिक में कवर करूँगा, एक पॉइंट मैंने उसके लिए सेपरेट रखा हुआ है जिसमें हम फ़ीस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूँ ऑस्ट्रिया के पर्क्स में कि यहाँ की फ़ीस काफ़ी मैनेजेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, परमिशन होती है, आपको मिल भी जाती है। इसको भी हम डिटेल में जॉब वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। एंड अब इसकी एक रीज़न है, द रीज़न इज़ कि ड्यूरिंग पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑस्ट्रिया के पास काफ़ी कमी आई स्टूडेंट्स की, एंड अब वो उस कमी को पूरा करना चाह रहा है, एंड वो एडमिशन्स ग्रांट कर रहा है, वीज़ाज़ भी मिल रहे हैं, और आप स्कॉलरशिप्स भी अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो कि आपको ऑस्ट्रिया जाकर मिल सकते हैं, या आप अगर ऑस्ट्रिया में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे कि यहाँ पे आपकी स्टडी के दौरान कॉस्ट कितनी आती है, आपकी फ़ीस कितनी होती है, यूनिवर्सिटी फ़ीस। अब दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो इन्वॉल्व होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप मेरी उस स्कॉलरशिप वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आपकी सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, लाइक आपकी ट्यूशन फ़ीस वेव ऑफ हो जाएगी, वो स्कॉलरशिप कवर कर रही होगी, आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस होंगे डे टू डे एक्सपेंसेस वो भी स्कॉलरशिप से आपको एक अमाउंट मिल रही होगी, एंड उसमें आप कवर कर सकते हैं। लेकिन वो दोस्त जो स्कॉलरशिप नहीं हासिल कर पाते, उन दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है। एंड जो फ़ीस वेरी करती है वो 700 यूरो से 750 यूरो के बीच में वेरी करती है। ये आपको देखने को मिल सकती है पर ईयर, ये आपको देनी पड़ती है, जो कि ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो हो सकता है हमें ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन अगर हम यूरोप के हवाले से देखते हैं तो इट्स नथिंग, एंड इसको वहाँ पे आसानी साल में कमाया जा सकता है, एंड यूनिवर्सिटी को पे की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंसेस पे आएँ कि यहाँ पे आपके इस पूरे प्रोसेस में ख़र्चा कितना होगा पाकिस्तान से जाने में, तो दोस्तों वो आपका एक्सपेंस फॉल करेगा इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 4 to 6 lakhs। अब यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व किधर होती है, आपके जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें कई सारी हिडन फीसेस इन्वॉल्व होती हैं जो कि आप अपने एंड से पे करते हैं, तो उसमें वो आप दे रहे होते हैं कॉस्ट। बिसाइड दिस यहाँ पे आपका जो ख़र्चा आता है एक मेन कॉस्ट,
वो आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और उनको वेरीफाई कराने में आता है। इसके अलावा बाकी आपके छोटे मोटे खर्चे जैसे कि आपकी टिकट इंक्लूड होगी, आपका एकोमोडेशन का एक्सपेंस इंक्लूड हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो चला जाता है इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 4 to 6 lakhs। बिसाइड दिस अगर हम वहाँ के डेली एक्सपेंसेस की बात करें कि वहाँ पे डे टू डे लाइफ में आपके क्या एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, आपको मंथली कितना बजट माइंड में रख कर चलना पड़ रहा होगा। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ऑस्ट्रिया को सेलेक्ट करते हैं फॉर योर हायर स्टडीज़ एंड आप ऑस्ट्रिया में जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ पे आपका जो महीना गुजारने के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए होगी, दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 500 to 600 यूरोज़। अगर आपके पास इतने पैसे होते हैं तो आप वहाँ पर आसानी एक अच्छी ज़िंदगी रह सकते हैं, लाइक उसमें एक अच्छी लिविंग, अच्छा खाना पीना। बिसाइड दिस आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी टू योर होम, और बिसाइड दिस इसमें सिटी में आगे पीछे जा सकते हैं, उसके अलावा अपने वर्क प्लेस तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं इन 500 to 700 यूरोज़ के बीच में। ये मैं आपको मंथली एक्सपेंस बता रहा हूँ। ये दोस्तों सारी चीज़ें थी कॉस्ट के रिगार्डिंग। अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ पर साल में कितनी इनटेक्स ली जाती हैं। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रिया के केस में साल में 2 इनटेक्स ली जाती हैं। पहली इनटेक होती है मार्च इनटेक, जिसके लिए अभी एडमिशन्स ओपन हैं, एंड अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने ओन पे अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, प्रोसेस सिंपल है लेकिन ये लेंथी हो जाता है। आई एम सॉरी, लेंथी कैसे होता है कि आपका जो मेजॉरिटी टाइम है इस ऑस्ट्रिया वाले केस में, वो आपका लग जाता है डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन में। अब लीगलाइजेशन यहाँ पे बाकी कंट्रीज से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आप लीगलाइजेशन के लिए जब आप यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन कराएं। लीगलाइजेशन के लिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देते हैं एम्बेसी को। एम्बेसी एक लॉयर को अपॉइंट करती है जिसकी फ़ीस आपको पे करनी होती है टू एम्बेसी, एंड एम्बेसी उस लॉयर को अपॉइंट करती है। वो आपके बिहाफ पे आपकी सिटी जाता है, वहाँ पर जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका CNIC, इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उन सारी चीज़ों को लीगलाइज करता है। और लीगलाइजेशन के टाइम पीरियड जो होता है वो तकरीबन 2 से 3 माह लग जाते हैं। लीगलाइजेशन के बाद वो समरी प्रोवाइड करता है टू एम्बेसी, एंड आफ्टर दैट आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं, एंड उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लग जाती है कि ये लीगलाइज्ड हैं एंड वेरीफाइड हैं। तो इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। इसके अलावा जो बाकी का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ होता है। आपने यूनिवर्सिटी से अपनी प्री इनरोलमेंट इशू करवा चुके होते हैं, आपकी जैसी लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन होती है, आफ्टर दैट आप टाइप D वीज़ा का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं एम्बेसी में। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ऑस्ट्रिया के पर्क्स में कि यहाँ का जो वीज़ा रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड कई सारे दोस्तों को यहाँ पे वीज़ा पास में मिल चुका है, एंड अगर आप फ्यूचर में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको भी ज़रूर मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की कि यहाँ पे सॉरी, ओवरऑल जो लीगलाइजेशन और उनका टाइम पीरियड था वो 3 माह का हो गया। बाकी टाइम पीरियड में आपका 1.5 to 2 मंथ्स लग जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट आसानी मिल जाती है। तो आप माइंड में ये रख कर चल सकते हैं कि आपको 5 से 6 माह लग जाते हैं इस प्रोसेस में। मार्च के केसेस अभी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप टाइमली अप्लाई करें ताकि आपको प्री इनरोलमेंट भी आ जाए, आपकी डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन भी हो जाए, बिसाइड दिस आपका वीज़ा इंटरव्यू भी हो जाए। गाइस इसके बाद बढ़ते हैं टू अदर स्टेप विच इज़ बैंक स्टेटमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रिया के केस में आपको कोई ब्लॉक अकाउंट या कोई फिक्स डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अब आप में से कई सारे दोस्त बैंक स्टेटमेंट और फिक्स डिपॉजिट को कंफ्यूज कर देंगे, सॉरी, ब्लॉक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट को कंफ्यूज कर देंगे विद बैंक स्टेटमेंट।
बैंक स्टेटमेंट एक टोटली अलग चीज़ है, और जो फिक्स्ड डिपॉजिट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। वो आपको रिक्वायर्ड होता है जर्मनी वगैरह के केसेस में, इटली, ऑस्ट्रिया, इस तरह की कंट्रीज़ के केसेस में आपसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड करते हैं। अब यहाँ की बैंक स्टेटमेंट जो है गाइस, आपने ध्यान से सुनना है, यहाँ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इटली, एज़ कम्पेयर टू स्पेन। यहाँ पे आपको जो बैंक स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है वो आपकी होनी चाहिए 20 to 25 lakhs। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट इस प्राइस ब्रैकेट में फॉल कर रही है, पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, तो आपका वीज़ा बड़ा आसानी से लग सकता है। आपको कोई एज सच कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी अपने केस को प्रोसेस करते हुए। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं जॉब मार्केट को यहाँ की, गाइस यहाँ पे जो जॉब्स हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई बहुत हाई फाई जॉब आप लोग को मिलेंगी। ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको छोटी मोटी जॉब्स ही मिलेंगी, लाइक डिलीवरीज़ की जॉब्स हो गई। बिसाइड दिस किसी होटल में जॉब मिल सकती है आपको। इसके अलावा किसी और स्टोर, जनरल स्टोर्स वगैरह में आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आप उस जॉब से इतना आसानी अर्न कर लेंगे कि आप अपनी फ़ीस टाइमली पे कर लेंगे, आप अपने डेली जो एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं, आप उनको आसानी मैनेज कर लेंगे, एंड थोड़ी बहुत सेविंग भी कर पाएंगे। फिर चाहे आप उस सेविंग को अपने होमलैंड में अपनी फैमिली को भेजें, या आप उसको खुद अपने लिए फ्यूचर के लिए रखें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप बआसानी जॉब से कवर कर पाएंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आप थाउजेंड्स ऑफ यूरोस कमा लेंगे, तो दैट विल बी रॉन्ग। ओवरऑल अगर देखा जाए ऑस्ट्रिया को, जब आप एक दफ़ा ग्रेजुएट हो जाएं और उसके बाद यहाँ पे आप जॉब करें, तो हो सकता है आपके केस में चीज़ें डिफरेंट हो, बट नॉर्मली जो दोस्त होते हैं वो आफ्टर स्टडीज़ मूव कर जाते हैं टू इटली, फ्रांस और जर्मनी, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जॉब वाइज ज़्यादा बेहतर हैं, एंड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पे किया जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टडी की पर्सपेक्टिव तक देखें, स्टडी की हद तक देखें, तो यहाँ पर बआसानी आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस मैनेज कर लेंगे। सो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम देखें पीआर को, कि पीआर ऑस्ट्रिया की क्या आसानी से मिल जाती है या नहीं मिलती, तो गाइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पीआर के लिए आपको इन चीज़ों में से कुछ एक का पार्ट बनना पड़ता है। या तो आपको वहाँ पे लीस्ट 7 साल का टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया हो उस कंट्री में, और वो अगर आप 7 साल का टाइम पीरियड स्पेंड करते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट गया, वो वहाँ पे बैचलर्स करने गया, उसने वहाँ पे बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, अब 5-6 साल का उसका ये टाइम पीरियड हो गया। बिसाइड दिस वो वहाँ पे जॉब करता है, वहाँ की कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो ऑब्वियसली उसको पीआर दे दी जाएगी आफ्टर 7 to 8 years। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि आप वहाँ पर शादी कर लें, मैरिज कर लें, एंड उस केस में आपको पीआर मिल सकता है। थर्ड सिनेरियो इज़ कि आप उस स्पेसिफिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर ले किसी किस्म की, वो इन द फॉर्म ऑफ लैंड हो सकती है, वो किसी और फॉर्म में हो सकती है, लेकिन आप उनके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करें, तो उस केस में आपको पीआर मिल जाता है। अगर आपको ऑस्ट्रिया का पीआर मिलता है, तो आपके पास तमाम शेंजन ममालिक की रसाई आपको हासिल हो जाती है, एंड आप वहाँ पर बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि मैं कोई टॉपिक भूल नहीं रहा। हमने स्टडी के बारे में जान लिया कि यहाँ पे फ़ायदा क्या है, हमने प्रोसेस के बारे में जान लिया, हमने बैंक स्टेटमेंट के बारे में जान लिया, लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन हो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हमने पीआर को डिस्कस कर लिया, जॉब मार्केट को डिस्कस कर लिया। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, एंड अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वो इसके अकॉर्डिंगली अपना केस प्रोसेस कर सकें।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स दूँ आपकी क्यूरी का, या अगर मैं कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँ, आपकी उस क्यूरी को हाईलाइट करके उसका आंसर दूँ. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़.